नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाणिनि शिक्षा का श्लोक नंबर 17, जिसमें हम उच्चारण स्थानों के बारे में जानेंगे। उच्चारण स्थान जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये उच्चारण स्थान कक्षा 9, कक्षा 11 और अमे पाणिनि शिक्षा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो संस्कृत हो, दोनों भाषाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए पाणिनि शिक्षा का श्लोक नंबर 17 सबसे पहले इसका उच्चारण यानी कि इसको पढ़ना सीखते हैं। तो श्लोक नंबर 17 है। 17 से पूर्व के श्लोक आपने देख लिए होंगे, आपने अध्ययन कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो चैनल में जाकर के आप उनको सर्च कर सकते हैं। वो वीडियो बना करके मैं अपने चैनल में सेंड कर चुका हूँ। कंठ्यौ अहौ इचु यसा तालव्या ओष्टजौ उपु शु मूर्धन्या ऋतुरसा दंत्या ऋतुलसा स्मृता। थोड़ा सा इसको अगर हमने इस श्लोक को जितना शुद्ध पढ़ेंगे उतना शुद्धता के साथ हमको अर्थ आएगा। अगर हम शुद्ध नहीं पढ़ पाएंगे तो अर्थ आना ही नहीं है। फिर आपको रटना पड़ेगा। रटने से क्या होता है, दिमाग में प्रेशर होता है। समझने से अच्छे से समझा भी जाता है और दिमाग में उतना प्रेशर नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले कंठौ अगर यहाँ मैं लिख पाता अच्छा था। तो यहाँ देख लीजिएगा, कंठौ का मतलब इस तरीके से है। उसमें औ की मात्रा लगा दी, ठीक है ना। तो कंठौ हो गया। कंठौ मतलब कंठ है, ठीक है ना बच्चों। तो अब मैं इसको इस तरीके से कंठौ हो गया। अहौ, उसके बाद अहौ शब्द है। अहौ शब्द मैंने कहीं लिखा है इस तरीके से, कंठौ अहौ इचु। इचु आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं, इचु यसा, इचु यसा। तालव्या ओष्टजा उपु, उपु शब्द भी आपको दिख जाएगा कहीं। उपु शब्द पढ़ना जरूरी है। शु मूर्धन्या, मूर्धन्या ऋतुरसा दंत्या ऋतुलसा स्मृता। चलिए अब अर्थ सीखते हैं। कंठ का मतलब है कंठ जो उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थानों के नाम हम पूर्व में आपको बता चुके हैं। अगर आप नहीं सीख पाए हैं कि उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ कितने उच्चारण स्थान है, श्लोक नंबर 13 में चले जाइए आप। तो कंठ एक उच्चारण स्थान है बच्चों। कंठ का मतलब होता है गला। इससे जस्ट पहले के श्लोक में भी आप सीख चुके हैं ह का उच्चारण स्थान क्या है। ह का उच्चारण स्थान कंठ है और उर है। उर मीन्स हृदय है। तो कंठ जो उच्चारण स्थान, कंठ माने गला, गले से जो उच्चरित होते हैं वो वर्ण है अहौ। अहौ का मतलब है, पुनः इधर आ जाइए, अहौ, अहौ का मतलब है अ और ह। अ और ह का उच्चारण स्थान कंठ है। तो मैं यहाँ पर आपको एक और बता देता हूँ। इस तरीके से जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इधर तक, इतना आप देख पा रहे हैं कंठौ अहौ। इसका मतलब ये है कि कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण अहौ का मतलब है अ और ह है। कंठ से इतना आप हटा देंगे अगला पढ़ने वक्त। कंठ उच्चारण स्थान जो कंठ बने गला है, गले से उच्चारण जिन वर्णों का होता है उनका नाम है अ और ह। अहौ शब्द इधर से लेंगे, अहौ, अहौ इधर से। तो अ और ह जो है कंठ के से उच्चरित होते हैं। इतना क्लियर है।
उसके बाद देखिएगा इचू, ई की इधर से ले लीजिएगा इचू यसा। इचू यसा, इचू यसा का मतलब है, यहाँ लिखा है देखिएगा, इचू यसा का मतलब होता है ई और चौवर्ग। इचू यसा नाम तालु। इचू का मतलब होगा बच्चों, ई का मतलब, इचू में जो ई है उसका मतलब ई हो गया। चू का मतलब चौवर्ग हो गया। यौ का मतलब जानते हैं यौ हुआ। तालबी सौ का मतलब तालबी सौ। जो ई है चौवर्ग है, यौ है, तालबी सौ है, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है बच्चों। तो आप कंठ उच्चारण स्थान जान गए हैं। कंठ के अंतर्गत अ और ह उच्चारित होते हैं। आप तालु समझने का क्यों, देखो इसलिए ये समझना जरूरी है क्योंकि एक ही शब्द में लिखा है। कंठौ अहौ, इचु यसा तालब्या। इचु यसा तालब्या अलग कर दो यहाँ से लो। इचु यसा तालब्या, ई की मात्रा भी ले लो वहाँ से, ठीक है ना। मात्रा लेना बहुत जरूरी है, तभी जा करके ये हो पाएगा। इचु वो अहो को दे दिया, इचु यसा तालब्या। ईचू का मतलब, ई का मतलब ई हो गया, मतलब तालु, जो तलुआ, तलुआ कहते हैं ना, तलुआ, तालु, तालु उच्चारण स्थान। तलुआ से उच्चरित होने वाले वर्ण को तालु कहते हैं, और तालु से जो उच्चारण किया जाता है सबसे पहले ई का उच्चारण किया जाता है, फिर चौ वर्ग का उच्चारण किया जाता है। चौ वर्ग में कौन कौन से आते हैं, चौ, छो, जौ, झौ, यौ। फिर य का उच्चारण किया जाए, य का उच्चारण स्थान भी तालु है बच्चों। और फिर तालबी सौ, इसको तालबी सौ ही कहते हैं, इसीलिए तालबी सौ इसलिए कहते हैं ना, 3 सौ होते हैं ना, तालबी सौ, मूर्धन्य सौ, दंती सौ। तो तालबी सौ होने के कारण, इसका उच्चारण स्थान तालु होने के कारण इसको तालबी सौ बोलते हैं बच्चों। तो कंठ और तालु आप सीख गए हैं बच्चों। अब तीसरा उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तीसरा उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। ओष्ठजा, ओष्ठजौ, उपु। उपु, उपु शब्द को इस तरीके से लिखा है, उपु ओष्ठ, उपु। उपु का मतलब है, होता है बच्चों, ऊ का मतलब तो ऊ हो गया। ओष्ठ का मतलब हो क्या होता है, होंठ। होंठ से जिनका उच्चारण किया जाता है उन वर्णों को ओष्ठज कहते हैं, यानी कि होंठ से उच्चारण। अगर आप ऊ का उच्चारण करेंगे ना, करिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, ऊ बोलेंगे तो आपके होंठ जो हैं आगे की तरफ आ जाएंगे, ऊ। तो ऊ का उच्चारण स्थान याद करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है। ऊ का उच्चारण कर दीजिए, होंठ आगे को आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो आप ऊ का उच्चारण कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ओष्ठजौ उपु का, ओष्ठ जो उच्चारण स्थान है उसके अंतर्गत एक तो ऊ का उच्चारण किया जाता है, और पू का मतलब होता है बच्चों प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। प वर्ग में क्या क्या आ जाएंगे, प, फ, ब, भ, म, ठीक है ना। तो ओष्ठ के अंतर पहली पंक्ति आपको आ गई होगी। पहली पंक्ति में एक कंठ है, एक तालु है, एक ओष्ठ है। कंठ के अंतर्गत अहौ, अ और ह। तालु के अंतर्गत ई, चौ वर्ग, य और तालबी सौ। ओष्ठ के अंतर्गत उ और प वर्ग। अब अगली लाइन देखिएगा, शु मूर्धन्या। मूर्धा, शिरस्थ स्थान, ऊपर सिर वाले स्थान को मूर्धा कहते हैं बच्चों। मूर्धा जो है ऋतु रसा, ऋतु रसा मूर्धा। तो मूर्धा जो उच्चारण स्थान है उसके अंतर्गत री आता है एक। मूर्धा से जो उच्चरित होता है उसमें एक री आता है बच्चों। एक टू का मतलब टॉ वर्ग है। टू का मतलब क्या होता है, टॉ वर्ग। टॉ वर्ग कहूँगा तो क्या क्या अक्षर आ जाएंगे, टॉ से आगे 5 पढ़ लो, टॉ, ठ, ड, ढ, अण, ठीक है ना, 5 हो गए ना। तो टॉ वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है बच्चों। एक रॉ का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है बच्चों, और इसको मूर्धन्य सौ कहते हैं। मैं यहाँ कॉमा लगा दूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
यहाँ पर कॉमा लगा, यहाँ पर कॉमा इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि संधि चिपका हुआ वर्ण शब्द है। यहाँ पर कॉमा लगा दिया तो मूर्धा, मूर्धा के अंतर्गत री, टॉ वर्ग, र और षटकोण वाला सौ, इतने जो वर्ण हैं वो मूर्धा से उच्चरित होते हैं। और अगला है दंत। दंत, दंत माने दांतों से उच्चरित। अन्य वर्ण दांत नहीं भी होंगे तो शायद थोड़ा उच्चरित हो जाएंगे, लेकिन ये जो वर्ण आएंगे दंत, दांतों की बिना उच्चरित नहीं होंगे। दंत। ऋतु लसा, लो इसको भी थोड़ा स्पेस दे दूं, आपको स्पेस दे नहीं सकते लेकिन दे रहा हूं समझने के लिए। दंता ऋतु लसा, समर्था मैंने जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो दंत उच्चारण स्थान जो है उसके अंदर का ए लरी आती है। लरी आपने संस्कृत में देखा होगा, कहीं ना कहीं लरी का प्रयोग किया जाता है, बहुत कम किया जाता है, इसलिए आप लरी का उच्चारण स्थान क्या है कहेंगे तो दंत है। तू का मतलब क्या होगा बच्चों? तो वर्ग। तो वर्ग कहूंगा तो क्या क्या आ जाएगा? तो, थो, द, ध, नो। तू का मतलब तो वर्ग, तो से आगे को गिन लो, तो, थो, द, ध, नो। तो वर्ग का उच्चारण स्थान भी दंत है बच्चों। लौ का उच्चारण स्थान भी दंत है, इसको दंती सौ ही कहते हैं, आपको मालूम है। तो इस सौ का उच्चारण स्थान दंत है बच्चों। मुझे लगता है कि आपको ये श्लोक समझ में आ गया है और समझाने वाला हूँ मैं आपको। आइए, अ वर्ण और हकार कंठ स्थानीय है, कॉमा लगा दिया। अ और ह का उच्चारण स्थान कंठ है बच्चों। ई वर्ण, च वर्ग, य और तालवी सौ तालु स्थानीय है। तालु भी बता दिया था मैंने कौन कौन से हैं। ये इसलिए लिखा है कि अगर मेरी भाषा कम समझ में आ रही है तो आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। उ वर्ण, प वर्ग, ओष्ठ स्थानीय है। ओष्ठ मैंने होंठ, ठीक है ना। उ और प वर्ग, प फ ब। उ तो मैंने बताया, उ का उच्चारण प फ ब भ म भी कहोगे तब भी होंठ आगे को आएंगे, तो अपने आप ओष्ठ उच्चारण स्थान को आप भूलेंगे नहीं। अब अगला जो है मूर्धन्य, मूर्धा, री वर्ण, ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन? ट, ठ, ड, ढ, अण। रेफ का मतलब है र, और षटकोण वाला सौ इसका जो है मूर्धा उच्चारण स्थान है बच्चों। और लरी वर्ण है, लास्ट है लरी वर्ण, तो वर्ग, तो, थो, द, ध, न, ल, स दंत स्थानीय कहे गए हैं। जिसको श्लोक का भाव कम समझ में आया वह जो लाल कलर से लिखे गए हिंदी अनुवाद को पढ़ करके अपना सही तरीके से इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और भी अगर थोड़ा बहुत कम आया, अब यहाँ देखिए सूत्र सहित मैंने लिखे हैं। कंठ है, कंठ मैंने गला, गले से उच्चरित है ओ और हो तो सूत्र में बताया, श्लोक में बताया गया है बच्चों। क वर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। अ और हो तो था ना, क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, तो ये कंठ के अंतर्गत उच्चारित होते हैं। अब श्लोक में कंठ का सूत्र अहौ है। अहौ का मतलब है एक अ और ह। अहौ में दो मात्रा भी, द्विवचन का परिचारक है, तो अ और ह दो हो गए बच्चों। एक सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो इसको याद कर लीजिएगा, अपने जूनियर लोगों को जरूर बताइएगा कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। सूत्र इस प्रकार से है। अकुह का अ का मतलब है अ, कु का मतलब है क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। ह आ गया। विसर्जनीय नाम का मतलब विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। एक चीज और देखिए, ह का उच्चारण स्थान क्या सीखा हमने? कंठ। तो ह का उच्चारण स्थान अगर कंठ होता है तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होना चाहिए, क्योंकि विसर्ग का उच्चारण ह होता है ना, इतना तो मालूम है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान, ह का उच्चारण स्थान, क वर्ग का उच्चारण स्थान और अ का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? कंठ है। कंठ का सूत्र क्या है बना दिया, एक तो अहौ है और दूसरा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ हो, याद कर लीजिएगा। तालु, दूसरा तालु था बच्चों। तालु को हमने श्लोक में सीखा ई और चौ वर्ग। चौ वर्ग में चौ, छ, ज, छ, य भी था उसमें और तालवी सौ भी था।
अगर सूत्र इचु यशा नाम तालु, सूत्र देख लीजिएगा और अच्छे से, इचु यशा नाम तालु। अगर इचु यशा नाम तालु आपने रट लिया तो आप तालु को याद कर सकते हैं। इचु यशा नाम तालु का मतलब तालु का होता है, तलुए होते हैं। तालु जो बोला जाता है मुख के अंदर होता है, उससे उच्चारण, वह उच्चारण स्थान है बच्चों, उसके अंतर्गत ई आता है। चू का मतलब चौवर्ग होता है, य होता है और तालवी सौ होता है। अब आप इसको गौर से देख करके समझ सकते हैं इस श्लोक को, बहुत जटिल नहीं है, जितना मैं बोल चुका हूँ काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ को हमने सूत्र में देख, श्लोक में सूत्र था उपू, उपू छोटा है, पू इस तरीके से हमने इसको लिख दिया, तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, उपू ओष्ठ हो गया। उपू ओष्ठ का मतलब, ओष्ठ मतलब होंठ होता है बच्चों, होंठ से उच्चरित ऊ होता है, प फ ब भ म, ठीक है ना। अब मूर्धा देखिए बच्चों, मूर्धा ये सिर वाले स्थान को कहते हैं, जो मुख के अंदर ऊपर वाला जो स्थान है उसको मूर्धा कहते हैं, छत वाला भाग, ठीक है, ऊपर। तो मूर्धा क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यहाँ भी ऋतु रसा लिखा है ना, ऋतु रसाणाम मूर्धा। री का मतलब री हो गया, टू का मतलब टॉ वर्ग होता है, टॉ ठॉ डॉ ढ अण हो गया बच्चों। र हो गया रसा, र हो गया और षटकोण वाला सौ हो गया, तो मूर्धा के अंतर्गत ये आ गई। अंत में इस श्लोक में 17 नंबर वाले श्लोक में दंत है, दंत का मतलब लृ, लृतु लसा नाम दंत लिखा है ना, लृतु लसा दंत, लृतु लसा, दंत के अंदर दंत मैंने दांत, दांतों का भी सहारा लिया जाता है किसी वर्ण का उच्चारण करने के लिए, तो दांतों से उच्चरित होते हैं लृ। लृ जो है बहुत कम प्रयुक्त तो होता है, लेकिन संस्कृत में होता है थोड़ा बहुत, इसलिए लृ को यहाँ वर्ण मान लिया गया है, ठीक हो गया। तो वर्ग, तू का मतलब तो वर्ग, तो थ द ध न ल, लौ भी है यहाँ पर, तो थ द ध न हो गया, फिर लौ हो गया, फिर सौ। कम से कम तालवी सौ, मूर्धन्ति सौ, दंती तो सौ को तो आप अच्छे से सीख गए हैं। तो प्रस्तुत सूत्र में, प्रस्तुत श्लोक में 17वां नंबर वाले श्लोक में आपने कंठ के अंतर्गत तालु, ओष्ठ, मूर्धा, दंत सूत्र सहित अच्छे से सीख लिया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, बार बार सुनिएगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। एक आगे को और देखते हैं, एक श्लोक, जिह्वा मूले तु कुप्रोक्तो दंत ओष्ठौ व स्मृतो बुधै ए आई तु कंठ तालव्या औ औ कंठ ओष्ठजो स्मृतो। जिह्वा मूले, जिह्वा मूल शब्द भी सुन लिया था बच्चों, जिह्वा मूले तु कुप्रोक्तो, प्रोक्तो मैंने कहना चाहिए, कॉमा लगा देता हूँ सुविधा के लिए आपकी, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इतना ही सीखो। जिह्वा मूल किसको कहते हैं, कु का मतलब क वर्ग होता है, बस क वर्ग को जिह्वा मूल कहते हैं। जिह्वा मूल, जिह्वा का कहते हैं जिब्बड़, जिब्बड़ कहते हो ना, जीभ, जिह्वा, इस जीभ का जो मूल होता है, मूल माने जड़, जिह्वा मूल हो गया। वो जिह्वा मूल जो उच्चारण स्थान है बच्चों, उस जिह्वा मूल से उच्चारित होता है कु, कु का मतलब क वर्ग, बस क वर्ग दो बार, दो जगह, तभी वहाँ पर श्लोक में क वर्ग को वहाँ नहीं रखा था, तो यहाँ आ गया वो क वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल भी हो गया और कंठ भी हो गया, मान के चलिए। तो जिह्वा मूले तो कुप्रोक्त, तो कोई दिक्कत, जिह्वा मूल का उच्चारण, जिह्वा मूल जो उच्चारण स्थान है उसके अंतर्गत कु क वर्ग आता है। क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, ठीक है ना। अगला देखो, दंत ओष्ठौ व स्मृतो बुधै, बुधै माने विद्वान लोग, क्या बुधै माने विद्वान लोग, स्मृतो माने जानते हैं, व माने व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ, दंत। अब ये व जो है ना बच्चों, वो यहाँ देख लीजिएगा, वो जो है उसके दो उच्चारण स्थान है, आपको साथ बोलो, दंत और ओष्ठ। जब वो का उच्चारण किया जाएगा तो इस वो का उच्चारण स्थान दंत भी होगा, ओष्ठ भी होगा, दांत भी होंगे, होंठ भी होंगे। वो बोलेंगे तो होंठ तो आ ही रहे हैं, तो दांत का प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। दंत ओष्ठ वो का उच्चारण स्थान है, दंत ओष्ठयो वो स्मृतो बुधै, विद्वान लोग वो का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। ए आई, ए और आई है, इसको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए आई जानते, तू कंठ तालव्या,
लो कॉमा लगा देता हूँ, सुविधा हो जाएगी। ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, तो ए और आई जो हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ भी है, तालु भी है, मिक्स है। कंठ और तालु उच्चारण स्थान जो है उसके अंतर्गत ए और आई आते हैं, यानी कि ए और आई का उच्चारण स्थान बच्चों कंठ और तालु है। ओ आओ कंठ ओष्ठजौ स्मृतो, स्मृतो मैंने जानना चाहिए। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। कंठ मैंने गला, ओष्ठ मैंने होंठ। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप श्लोक का भाव समझ गए होंगे। जिह्वा मूले तू कुप्रोक्तो, जिह्वा मूल जो उच्चारण स्थान है उसके अंदर का क वर्ग आता है। दंत ओष्ठौ ओष्ठयो व स्मृतो बुध है, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। ए और आई तू, ए आई तू कंठ तालव्य, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओ औ कंठ ओष्ठ जौ स्मृतो, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। थोड़ा बहुत कम आया तो आपके लिए मैंने हिंदी लिखा है। जिह्वा मूल तो क वर्ग को कहा गया है, यानी कि जिह्वा मूल, जिह्वा माने जीभ का मूल जो उच्चारण स्थान है उसके अंतर्गत क वर्ग आता है, क वर्ग, ठीक है ना। कु का मतलब क वर्ग। विद्वानों ने वकार, वकार का मतलब व होता है बच्चों, वकार को दंत ओष्ठ कहा है। कक्षा 9 की किताब खोलिए, 11 की किताब खोलिए, संस्कृत विषय में या हिंदी विषय में आपको उच्चारण स्थान देखने को मिलेंगे। वहाँ भी पूछा जाता था व का उच्चारण स्थान क्या है, व का उच्चारण स्थान दंतो ओष्ठ है, ठीक है ना। ए तथा आई को कंठ तालु कहा गया है, ए और आई को कंठ तालु कहते हैं, यानी कि ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। लास्ट पॉइंट है, ओ और औ को कंठ ओष्ठ कहते हैं, कहा गया है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है बच्चों। समय दोगे तो कौन सी चीज़ कठिन है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, बस समय पूरी ईमानदारी से इसको सुनना, पढ़ना, देखना सब कुछ होना चाहिए। अच्छा पढ़ना, अच्छा लिखना, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना बहुत ज़रूरी है। पूरा समय अगर आप उसको दे सकते हो तो आपको बहुत बेहतरी से ये श्लोक का भाव आ सकता है। एक बार और लिखा है मैंने, पहले मैंने यहाँ बताया, कमी पड़ी तो फिर हिंदी लिखा, फिर भी कमी पड़ी है तो यहाँ देख लिया। जिह्वा मूल क वर्ग, क वर्ग मतलब क ख ग घ ङ, ठीक हो गया। दंतोष्ठ व, दंतोष्ठ जो उच्चारण स्थान है उससे अंदर वो आता है बच्चों। कंठ तालु, कंठ तालु का मतलब, कंठ तालु जो उच्चारण स्थान है ए और आई है। कंठ ओष्ठ ओ और औ है, मतलब ये तीन दंत ओष्ठ, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ जो है संयुक्त उच्चारण स्थान है बच्चों। इनके अंतर्गत कमी वर्ण आते हैं, इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं। दंत ओष्ठ का मतलब वो, कंठ तालु मतलब ए आई, कंठ ओष्ठ मतलब ओ औ। आज की वीडियो में मैंने 2 श्लोक लिखे। अब देखते हैं आपने उच्चारण स्थान से संबंधित कितना सीखा। अब कुछ बच्चे तो वीडियो बंद करना चाह रहे होंगे, पर अपनी अपनी मर्जी है, देखते हैं। अगर इन सवालों के आप जवाब दे सकते हैं तो मैं समझूंगा आपको उच्चारण स्थान वाला टॉपिक पूरा आता है। अगर ये मान के चलिए, अगर 10 के 10 प्रश्नों का आपको जवाब आता है तो मैं समझूंगा कि उच्चारण स्थान से संबंधित जानकारी आपको 100% आती है। पहला प्रश्न, उच्चारण स्थान कितने होते हैं? उत्तर नहीं बताने वाला मैं, आपको समझा सकता हूँ उच्चारण स्थान कितने होते हैं। आपको उच्चारण स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी संख्या है इसकी कितने होते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखना है, बताना है मुझे। नहीं आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। अगर फिर भी आपकी सुविधा के लिए उच्चारण स्थान कितने होते हैं, आप इसी किताब के श्लोक नंबर 13 में चले जाइए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये तो रहा पहला। दूसरा प्रश्न, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है अब भी बता रखा है मैंने। अगर दिमाग साफ सुथरा होगा तो वीडियो बैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
साफ सुथरा है तो वो का उच्चारण स्थान आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो बैक भी कर सकते हैं और किताबें पलट भी सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में दूसरा नंबर का सवाल का उत्तर आपको लिखना है, वो का उच्चारण स्थान क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको आ गया होगा। तीसरा प्रश्न, कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। कंठ के अंतर्गत, कंठ मैंने गला उच्चारण स्थान जो है उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं आपको एक एक करके लिखने हैं। सूत्र मैं बता देता हूँ, वैसे सूत्र भी याद होना चाहिए। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः इसका सूत्र है बच्चों। तो आप अकुह विसर्जनीयानाम कंठ में से इसका उत्तर निकाल सकते हैं, जो जो वर्ण आते हैं वो लिख सकते हैं। लिखने में कंजूसी नहीं करेंगे, आलस्य नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पर आलस्य करेंगे तो आप पढ़ाई में आलस्य कर रहे हैं। तो चौथा प्रश्न है, तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो तालु तलवा उच्चारण स्थान है, उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं ये भली भांति मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको स्मरण है तो लिखिए, नहीं तो आप पुनः किताबों को पलटिए, बैक वीडियो में जाइए, इसका आंसर लिखिए। सूत्र मैं बता सकता हूँ, नहीं तो आपको याद होना चाहिए। इचु ऐसा नाम तालु इसका सूत्र है, लिखिए इस सूत्र को, वैसे ही पता चल जाएगा। मूर्धा के 5वां प्रश्न, मूर्धा के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। सेम प्रश्न है। मूर्धा एक उच्चारण स्थान है। मैंने कहा कि ऊपरी भाग, मुखमंडल का ऊपरी भाग होता है, मूर्धा से उच्चारण स्थान है। इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं आपको लिखना है। आप सूत्र को भी देख लीजिएगा। इसका सूत्र मैं बता देता हूँ, वर्णों को अलग अलग लिखिएगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा होता है। छठा प्रश्न, दंत के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ऋतु लसा नाम दंतः इसका सूत्र है। ओष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। उपु लिखा था, इसके लिए हमने आपको वर्ण लिखने हैं, संख्या लिखना है। नासिका के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। नासिका, नाक से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उनको नासिका कहते हैं बच्चों। अब ये आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है किसी को आ भी सकता है, किसी को नहीं। तो नासिका के अंतर्गत जो भी वर्णों का उच्चारण होता है आपको लिखना है। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है उनको नासिका के सारे मुख नासिका वचनों अनुनासिकम भी कहते हैं। तो नासिका के अंतर्गत जिन जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनको आपने यहाँ पर लिखना है। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है वो आपको लिखना है, लिख सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। ए आई का उच्चारण स्थान क्या है ये आपको यहाँ पर लिखना है। ये थे जितने भी प्रश्न थे वह थे उच्चारण स्थान से संबंधित। लास्ट प्रश्न है, कल की वीडियो में आया था, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, कल की वीडियो में आया था। आपको इसका भी जवाब लिखना है, अंतस्थ व्यंजन। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी सवाल करने हैं इससे संबंधित या कौन सा विषय आपको पढ़ना है या कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है पढ़ाई से संबंधित, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आप तक आपकी जो ज्ञान इच्छा है उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन इन प्रश्नों के जवाब आपको ज़रूर देने हैं। थोड़ा और भी पढ़ना पड़े तो आप पढ़ करके इन प्रश्नों का जवाब ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले श्लोकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।